तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफी बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सुपरनैचुरल सीरीज को जिसका नाम है जनावर द बीस्ट विदिन। ये सीरीज काफी बेहतरीन है। इसके अंदर कुल मिलाकर 7 एपिसोड हैं और आज की वीडियो के अंदर हम शुरुआत की 3 एपिसोड्स की कहानी को देखेंगे क्योंकि हम इसको काफी डिटेल में समझने वाले हैं। और इसके अंदर ना हरियाणवी एक्सेंट वगैरह दिखाई गई है, तो वहां पर जानवर को जिनावर वगैरह इस तरीके से बोला जाता है। सो आई होप आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। फिलहाल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बेहतरीन है और इसके अंदर जो प्लॉट है वो भी काफी खतरनाक है। आपको देखते ही मजा आ जाएगा। और रिसेंटली मैंने एक बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में पार्ट 2 की कहानी जल्दी से जल्दी आ जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन फटाफट आ जाएगा। और जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा वहां पर आपको हाइप बटन दिखाई देगा, तो जल्दी से आप चैनल को और वीडियो को हाइप कर दीजिए, इससे कि वीडियो की रीच काफी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है छंद नामक गांव के पास के एक जंगल से, जहां पर रात में हम विजेंद्र यानी कि बिज्जू नाम के पुलिस हेड कांस्टेबल को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग पे निकला हुआ था। अब उसी जंगल में कोई इंसान होता है जो कि एक सड़ी हुई लाश की मुंडी को काट रहा था, जिसके हिलने की आवाज की वजह से बिज्जू जो होता है वो चौकन्ना हो जाता है और वो वहीं पर रुक गया था। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता कि तभी उसकी बीवी गौरी का उसके पास कॉल आ जाता है, जिसके बुलाने पर बिज्जू बिना चेक करे ही वहां से आगे बढ़ गया था। खैर अब इसके अगले दिन मोतीलाल मुंशी नाम का एक कांस्टेबल होता है, एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का नाम इंस्पेक्टर दयानंद होता है। खैर अब जब मोतीलाल मुंशी वहां पर जाकर देखता है तो यहाँ का माहौल रोज की तरह ही व्यस्त हो रखा था, जिस दौरान बलवंत नाम का ASI एक मुजरिम को पीट रहा होता है। हेमंत नाम का SI ट्यूबलाइट सही करने की कोशिश में लगा हुआ था और कैलाश नाम का चाय वाला सबको चाय दे रहा होता है, जो कि पुलिस वालों के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। और तभी कैलाश हेमंत के पास जाकर उसको ये बताता है कि गांव वाले आज होने वाली नाग देवता की पूजा के लिए उसका और इंस्पेक्टर दयानंद का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद में हेमंत ने कैलाश से ट्यूबलाइट सही करने को कह दिया था। और अब हेमंत जो होता है वो दयानंद, बलवंत और मोतीलाल के साथ गाँव की तरफ पूजा में शामिल होने के लिए जाने लगता है। तो वहां पर बकरे की बलि देकर सभी को प्रसाद में मटन दिया जाने लगता है, लेकिन मुंशी होने की वजह से मोतीलाल को सोयाबीन की सब्जी एक दूसरे पत्तल में दी गई थी। मगर अब होता यह है कि सभी को प्रसाद वाला केला दिया जा रहा था, लेकिन केला रखने के दौरान मोतीलाल के पत्तल में वो केला आ जाता है जिसके ऊपर बकरे का खून लगा हुआ था, जिससे गुस्से में आकर सबसे पहले तो मोतीलाल उस आदमी को थप्पड़ मारता है और बाद में उसकी नीची जाति की वजह से उसे उल्टा सीधा सुनाने लगता है। ये बात हेमंत को कतई पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खुद भी नीची जाति का था। मगर फिलहाल के लिए इंस्पेक्टर दयानंद ने मोतीलाल को कार में भेज दिया था ताकि यहाँ पर बात आगे न बढ़े, जिसके थोड़ी देर के बाद में वो खुद भी बाकी सबके साथ कार के पास आ गया था, जहाँ पर हेमंत थोड़ा सा मटन पैक करवा कर कैलाश के हाथों से अपनी गर्भवती बीवी गरिमा के लिए भिजवा देता है। और फिर बाद में दयानंद से बात करके उसको पता चलता है कि दयानंद को अभी अपने पोते के मुंडन में जाना था और इसलिए आज शाम तक के लिए उसने हेमंत से उसकी जगह स्टेशन को संभालने के लिए कह दिया था। और क्योंकि 1 या 2 दिन में ही गरिमा की डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए अगले दिन से ही हेमंत की 1 हफ्ते की छुट्टी भी थी। खैर इसके बाद हेमंत के पुलिस स्टेशन पहुंचने पर वो ASI बिमला को बहुत ज्यादा टेंशन में देखता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि दयानंद और बाकी सबकी गैरहाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर MLA जगपत किसी केस के सिलसिले में आया हुआ था और बार बार वो दयानंद के बारे में पूछे जा रहा था। ये सुनकर हेमंत तुरंत ही जगपत के पास जाकर उससे झूठ बोलता है कि असल में अभी दयानंद सर जो हैं वो दूसरे किसी जरूरी केस में फंसे हुए हैं और इसलिए वो खुद जगपत के केस के बारे में सुनेगा, जिस पर MLA उसे अपने भाई सरजू के गायब होने के बारे में बताता है, जो कि काफी दिनों से घर नहीं लौटा था और जगपत किसी भी हाल में उसे ढूंढवाना चाहते थे। तब हेमंत उससे FIR लिखवाने के लिए कहता है, लेकिन MLA ने बिना केस बनाए ही सरजू को ढूंढने के लिए कहा था और इसके लिए उसने पहले से ही DSP पाठक से बात करके रखी हुई थी। खैर अब MLA जगपत के वहां से जाते ही संकेत नाम का एक बड़ा वकील गांव के ही एक आदमी चंद्राकर के साथ पुलिस स्टेशन में चोरी हुए 20 लाख के गहनों की कंप्लेंट लिखवाने आता है, जो कि चंद्राकर के घर से 1 या 2 दिन पहले ही चोरी हुए थे और कुछ दिनों बाद चंद्राकर की बेटी की शादी भी थी, लेकिन गहने ना होने की वजह से लड़के वाले शादी तोड़ सकते थे।
तब हेमंत उसकी भी कंप्लेंट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन संकेत खुद भी डीएसपी पाठक का क्लासमेट था और क्योंकि कंप्लेंट लिखवाने से लड़की वालों की बदनामी हो सकती थी, इसलिए संकेत खुद भी हेमंत को पाठक की धमकी देते हुए जल्दी से जल्दी बिना कंप्लेंट लिखे गहनों को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहां पर मोतीलाल आता है, जो कि संकेत की बात सुनने के बाद में बिज्जू से जेल में बंद एक कैदी गज्जू को लाने के लिए कहता है। और बात करें गज्जू के बारे में, वो एक तरह से गांव के चोरों का बादशाह था और उसको हर चोर अपने चोरी करे हुए पैसों में से या सामान में से कट दिया करते थे। लेकिन गज्जू को चंद्राकर के घर में हुई चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये काफी शॉकिंग बात थी। खैर, ये देखकर संकेत वापस से हेमंत को जल्दी से जल्दी गहनों को ढूंढने के लिए कहता है। बेसिकली ये वार्निंग थी, जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। मगर अभी भी बाकी सबको यही लग रहा था कि गज्जू को पक्का उन चोरों के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, इसलिए बलवंत सबसे पहले तो गज्जू को प्यार से खाने के लिए मंदिर का प्रसाद देता है, जिसको गज्जू बाहर बैठकर खाना चाहता था, जिसकी इजाजत भी बलवंत ने उसको दे दी थी। जिसके बाद गज्जू के बाहर जाते ही बलवंत बिज्जू से यानी कि विजेंद्र से सुधार सिंह को लाने के लिए कहता है, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि एक मोटा सा चमड़े का पट्टा था और उसे पुलिस स्टेशन में मुजरिमों से सच्चाई उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। नाम बड़ा बढ़िया रखा है, सुधार सिंह। खैर, अब सुधार सिंह के वहां पर आते ही बलवंत गज्जू को काफी सारे पुलिस वालोों के साथ जेल में लेके जाता है, जहां पर वो उसको बुरी तरह से मारने लग गए थे। मगर गज्जू को सच में चंद्राकर के घर में हुई चोरी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। खैर, इस समय हेमंत पुलिस स्टेशन के गेट पर आ गया था, जहां पर कैलाश आकर उसको बताता है कि उसने गरिमा जी को खाना खाने के लिए दिया तो था, लेकिन गरिमा खाने को हेमंत के साथ ही खाना चाहती है। और ये सुनकर हेमंत तुरंत ही अपने घर पहुंच गया था, जहां पर पहले तो गरिमा उससे हंसी मजाक करते हुए थोड़े से ताने देती है और उसको बताती है कि वो ये चाहती है कि उसका होने वाला पहला बच्चा लड़का हो, मगर हेमंत चाहता था कि उनको लड़की हो। खैर, अभी गरिमा हेमंत को उसे नहलाने के लिए कहती है, जिस पर हेमंत भी उसको गर्म पानी से नहलाने के लिए ले गया था। जिस दौरान वो प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हेमंत को किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से कोई आदमी उसे जल्दी से जल्दी गांव की सीमा के पास के जंगल में आने के लिए कह रहा था। इसलिए तब हेमंत तुरंत ही बलवंत के साथ वहां पहुंच जाता है। मगर वहां जाकर जब वो उस नंबर को वापस से लगाने की कोशिश करता है, पर अभी हेमंत बलवंत के साथ सीमा के बोर्ड के सामने वाले जंगल में चला जाता है। तब वहां पर उन दोनों को बहुत ज्यादा बदबू आने लग गई थी, जिसके बाद हेमंत की नजर दूर किसी चीज पर पड़ती है, जिसको देखकर वो भागते हुए सीधा वहां पर जाता है, जहां पर असल में वही सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी जिसका सर पिछली रात को कोई काट रहा था। यानी कि वही सीन जिसको शुरुआत में दिखाया गया और इस चीज को बिज्जू ने नेग्लेक्ट कर दिया था अपनी बीवी का कॉल आने की वजह से। खैर, तब उस लाश की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद बलवंत को तो उल्टियां होने लग जाती हैं। अब हेमंत तुरंत ही वहां पर अपने बाकी साथियों को बुला लेता है, लेकिन उस समय तक मोतीलाल ने इस लाश के बारे में पाठक को बता दिया था, जो कि जल्दी ही वहां पर आने वाले थे। अब आगे पाठक के वहां पहुंचते ही सबसे पहले तो वो दयानंद के गायब होने की वजह से हेमंत पे काफी चिल्लाता है और तुरंत ही वो मोतीलाल के फोन से दयानंद को फटकारते हुए उसे तुरंत ही वहां पर आने के लिए कहता है। और अब वैसे अब तक सभी को ये लाश सरजू की ही लग रही थी, पर उनको बस ये कंफर्म करना था कि ये है या फिर नहीं। अब वैसे अगर ये लाश सच में सरजू की होती तो जगपत यानी कि एमएलए बहुत ज्यादा गुस्से में आ सकता था और मीडिया वाले भी इस बात को बहुत ज्यादा उछालने वाले थे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रूटल किलिंग थी। और इसलिए पाठक जो होता है वहां पर मौजूद फोटोग्राफर से किसी को भी इस चीज की फोटो देने से मना करता है और हेमंत को इस केस का इंचार्ज बनाकर वहां से निकल जाता है, जिसका मतलब कि हेमंत की एक हफ्ते की छुट्टियां अब कैंसिल हो गई थी। और इस चीज की वजह से हेमंत काफी टेंशन में भी आ गया था, क्योंकि गरिमा की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। खैर, अब तभी हेमंत जो होता है वो मोतीलाल को उसी लाश के पास रहने के लिए कहकर खुद पाठक को गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन डर लगने की वजह से मोतीलाल खुद भी हेमंत के पीछे पीछे आ गया था और उसको लग रहा था कि लाश का अब कोई क्या ही करता। लेकिन उसके बाद हेमंत उसे डांट कर वापस से लाश के पास लेकर जाता है, लेकिन शॉकिंगली तब तक उस लाश का सर काट कर कोई अपने साथ ले जा चुका था, जो कि आखिरी नाइट वो कंप्लीट नहीं कर पाया। यानी कि उसकी गर्दन तो काट दी थी, लेकिन उसका सर वो ले जा नहीं पाया था, ये जो कोई भी था। लेकिन अब उसने ऐसा कर दिया और ये देखकर तो हेमंत और बाकी सबके होश उड़ गए थे और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके सामने ये काम किया किसने। जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है हेमंत से ही, जो कि इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसको पास में गांव के कुछ लोग अपना अपना सामान लेके जाते हुए दिखते हैं, जिनको देखते ही हेमंत तुरंत अपने साथियों के साथ उनके पास जाकर उनके सामान को चेक करने लग गया था। लेकिन उनमें से किसी के पास भी सामान के अंदर वो सर नहीं था। खैर, अब इसी के साथ में कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर सरजू जो होता है वो अपनी बीवी सुधा के पास आया हुआ था, जो कि अपने ही भाई धर्मेंद्र चौबे के यहाँ पर रह रही थी, क्योंकि उसने सरजू से लड़ाई कर ली थी।
अब यहाँ पर जो धर्मेंद्र चौबे जी हैं, इनका कोई नाम नहीं है सीरीज के अंदर, लेकिन सब इसको मामा जी कहकर बुलाते हैं। सो आई एम यूजिंग द रियल नेम ऑफ हिम। अब बेशक से जगपत जो है वो एमएलए था, लेकिन उसकी जात धर्मेंद्र की जात से नीची थी, जिसकी वजह से ही सरजू ने खुद भी सुधा से भागकर शादी करी होती है। इसलिए अभी धर्मेंद्र वहाँ सरजू और उसकी माँ का भी मजाक बनाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि सरजू गुस्से में पास में ही पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर धर्मेंद्र को मार देता है। वहीं अब प्रेजेंट टाइम में लाश का सर गायब हो जाने की वजह से हेमंत और बाकी सभी काफी परेशान थे, क्योंकि इसके बारे में अगर धोखे से भी मीडिया को भनक लग जाती तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था, यानी कि इस चीज को पुलिस की नेग्लिजेंस मानी जाती। तब हेमंत मोतीलाल को भी लापरवाही के लिए बहुत डांटता है, जिसके बाद शाम तक दयानंद भी वहां पर आ गया था, जो कि खुद भी लाश के सर को जल्दी से जल्दी ढूंढवाना चाहता था, क्योंकि ड्यूटी इंचार्ज हेमंत उस वक्त पर था और अगर हेमंत ऐसा नहीं करता तो उसकी नौकरी जाना तो तय थी। अब वैसे लाश के सर के गायब होने के बारे में अब तक मोतीलाल ने वापस से पाठक को भी बता दिया होता है, जिसकी वजह से वो दयानंद को कॉल करके जल्दी से जल्दी सर ढूंढने के लिए कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो पक्का उन सबकी नौकरी चली जाती। ये सुनकर दयानंद और ज्यादा डर गया था और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से और डर को शांत करते हुए हेमंत से ये कहता है कि जब तक उनको सर नहीं मिल जाता तब तक उन्हें लोगों के सामने ऐसा दिखावा करना होगा जैसे कि स्कल स्कैन के लिए उस सर को रायपुर में भिजवा दिया गया हो। और तब हेमंत भी इस चीज पर मान जाता है, और अभी जैसा कि उसको लग रहा होता है कि सर पक्का जंगल में ही कहीं पर था, इसलिए वो रात के समय में अपनी पूरी पुलिस फोर्स और गांव के कुछ लोगों के साथ में जंगल में सर को ढूंढना चालू कर देता है, जहां पर अचानक से उसे एक आदमी जंगल के बीचों बीच भागता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर हेमंत और बाकी सब उसका पीछा करना चालू कर देते हैं। तब हेमंत भी उसको जैसे तैसे पकड़ लेता है, जो कि असल में गाँव का ही एक आदमी शंभू होता है, जिसके हिसाब से तो वो बस वहां पर शिकार करने के लिए आया था, लेकिन हेमंत और बाकी सबको देखकर वो डर गया और भागने लगा। लेकिन दयानंद और बाकी सबको यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं शंभू को उस सर के बारे में पता हो सकता है, और इसलिए वो उसे मारते हुए उससे सर के बारे में पूछने लगते हैं। और उसी बीच हेमंत के पास कॉल आता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि गरिमा के लेबर पेन होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तब ये बात जानते ही दयानंद उसे सब कुछ छोड़कर बलवंत के साथ हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी जानता था कि ये पल कितना जरूरी था। इसलिए हेमंत और बलवंत भी वहां से चले गए थे, और अब दयानंद खुद शंभू को मारते हुए उससे सर के बारे में पूछ रहा था। वहीं हॉस्पिटल पहुंचने पर हेमंत को वहां गरिमा के मम्मी पापा दिखाई देते हैं, जहां पर हेमंत की माँ उसको आकर बुरी तरह से सुनाने लगती है, क्योंकि हेमंत असल में नीची जाति की होने की वजह से खुद भी गरिमा को भगाकर लेकर गया था, और उसने सबके सामने कहा था कि वो गरिमा का पूरा ख्याल रखेगा। तब हेमंत को ये बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं कहता और साइड में खड़ा होकर गरिमा की डिलीवरी होने का इंतजार करने लगता है, विच एक्सप्लेन्स की पूजा के टाइम पर जब मुंशी जो होता है वो एक आदमी को मार रहा था नीची जाति के नाम पर, तो इसलिए हेमंत को बहुत बुरा लग रहा था। एनीवेज तभी वहां पर उसको अपने टीचर भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने बचपन में हेमंत को पढ़ाया था, और उन्हें भरोसा था कि हेमंत बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। और तब वो आकर हेमंत से पिता बनने के बाद में उनको मिठाई खिलाने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसकी कुछ समय बाद गरिमा की डिलीवरी हो गई थी, जिससे कि हेमंत खुश होकर वार्ड की तरफ जाने लग गया था। लेकिन उसके वहां जाने से पहले ही उसके सास ससुर वहां पर घुस जाते हैं, ताकि वो हेमंत से पहले बच्चे को हाथ में ले सके। और तब हेमंत बेचारा बाहर से ही नर्स के हाथों में बच्चे को देखकर खुश हो रहा था, जिस पर पहले तो बलवंत उसको बधाई देता है, पर पिता बनने के बाद भी अब तक हेमंत को उस बच्चे की शक्ल भी देखने को नहीं मिली थी। जिसके थोड़ी देर के बाद में जब गरिमा को ये बात पता चलती है कि उसके मम्मी पापा ने हेमंत को बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दी, तो वो नर्स से ये कहती है कि सबसे पहले हेमंत के हाथ में ही बच्चा जाएगा, और वहां से अपने मम्मी पापा को वो भगा देती है, क्योंकि जब से गरिमा ने हेमंत से शादी करी थी तब से उन्होंने गरिमा से बात करना बंद कर दिया था, और अब वो पता नहीं वहां पर क्यों आए थे। और अब हेमंत जो होता है वो अपने बेटे को हाथ में लेकर काफी खुश था, यानी कि जैसा कि गरिमा ने सोचा कि उसको बेटा चाहिए था वैसा ही हुआ, लेकिन अभी उसने उसका कोई नाम नहीं सोचा था। अब थोड़ी देर के बाद में दयानंद हेमंत को कॉल करके पहले तो बधाई देता है, जिस पर हेमंत काफी खुश था, लेकिन आगे दयानंद उसको काफी बुरी खबर देता है, और बात करने पर पता चलता है कि उस बिना सर की लाश की फोटो मीडिया तक पहुंच गई है, और अब बस पैसे देकर ही पाठक की मदद से उस फोटो को कल के अखबार में आने से रोका जा सकता है। इसलिए दयानंद हेमंत से जल्दी पैसे का इंतजाम करने के लिए कहता है, और उसी समय बलवंत हेमंत के अकाउंट से सारे पैसे निकालकर हॉस्पिटल को फीस भरने के लिए जा रहा था, मगर हेमंत केस के इम्पोर्टेंट होने की वजह से उसका हाथ पकड़कर उससे सारे पैसे ले लेता है, और उस समय तक वैसे भी गरिमा के पिता ने बिल पे कर दिया था।
और अब पाठक के पास हेमंत ने पैसे तो जाकर दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी पाठक बस उसको बहुत ज्यादा सुनाने लगता है और इतने पैसों में तो वो बस 1 हफ्ते तक ही मीडिया का मुंह बंद करवा सकता था। यानी कि यहाँ पर ही बहुत कुछ वियर्ड चल रहा था। इसलिए अब कैसे भी हेमंत को 1 हफ्ते में उस सर को ढूंढना ही पड़ेगा। खैर अब अगले दिन हेमंत जब स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर वो एक बहुत ही वियर्ड से नजारे को देखता है। मोतीलाल जो था वो कैलाश से पैर की मालिश करवा रहा था, जिस दौरान कैलाश जब उसके पैर को जोर से खींचता है तो मोतीलाल उसको लात मार देता है और ये चीज हेमंत को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो मोतीलाल को डांटने लगता है और अभी कैलाश से सबके लिए मिठाई मंगवाता है। तब कैलाश भी वहां से चला गया था। बेसिकली यहाँ पर जात पात का बहुत ही ज्यादा मैटर था। अब बलवंत हेमंत के पास आकर उसे बताता है कि उन्होंने पिछली रात शंभू को बहुत पीटा, मगर उसके बावजूद भी उसका यही कहना है कि उसे सर और उस लाश के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो जंगल के अंदर शिकार करने ही गया था। खैर अब तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने भी बॉडी को स्कैन कर लिया था, इसलिए वहां जाकर हेमंत वहां के डॉक्टर से बात करता है तो उसको पता चलता है कि जिस किसी की भी वो लाश है उसकी बॉडी पे ना तो किसी जोर जबरदस्ती के निशान मिले और ना ही उसे जहर देकर मारा गया है। लेकिन हाँ, उसका सर गायब होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि शायद उसके सर पर वार करा गया हो। खैर ऐसा ही सेम केस अभी पास के ही एक गांव में भी आया था, लेकिन सर गायब होने की वजह से प्रोटोकॉल के हिसाब से केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। खैर अब तक वहां पर जगपत यानी कि MLA भी उस लाश की पहचान करने के लिए आता है, जिसने आते ही उस लाश का सीधा हाथ दिखाने के लिए कहा था, जिसको देखते ही MLA ये कह देता है कि ये सरजू की लाश नहीं है, क्योंकि असल में सरजू के सीधे हाथ की बीच वाली उंगली बहुत पहले ही कट गई थी और इस लाश के सीधे हाथ में सारी उंगलियां मौजूद थी, जिसका मतलब साफ था कि ये लाश किसी और की ही थी, जिसके बारे में अब हेमंत को पता करना था। और ये सुनकर तो उसके दिमाग के होश बिल्कुल ही उड़ गए थे। I mean, यहाँ पर सर गायब था और ये लाश भी सरजू की नहीं थी, और अगर ये सरजू नहीं है तो वो किसकी लाश है? और सबसे बड़ी बात कि सरजू कहाँ पर था? साथ ही साथ यहाँ पर गहनों वाला केस भी अभी पेंडिंग था, जिसके चलते उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 में हमको दिखाया जाता है कि हेमंत अपने साथियों के साथ वापस जा रहा होता है। तब मोतीलाल उसको उस केस के बारे में बताता है जो कि कुछ समय पहले पास के ही गांव में घटित हुआ था। उस केस के दौरान पकड़े गए आदमी को केस के बंद हो जाने की वजह से छोड़ दिया गया था, जो कि फिलहाल देवला नाम के गाँव में है। इसलिए हेमंत तुरंत ही उस गांव में जाने का फैसला करता है, जहां पर अभी के वक्त पर गांव के लोग अपने कुल देवता नाग देवता की पूजा करने के लिए आए हुए थे। तब वहां पर हेमंत को कैलाश भी मिल जाता है, जो कि अपनी बेटी के साथ वहां पर आया हुआ था, जिसका नाम भी उसने गरिमा ही रखा हुआ है। तब हेमंत उससे काफी अच्छे से बात करता है और अभी कैलाश उससे पूछने लग गया था कि वो हेमंत की किस तरह से सहायता कर सकता है, लेकिन हेमंत उससे गरिमा के साथ एंजॉय करने के लिए बोलता है और मोतीलाल के पास जाकर उसको उस आदमी के बारे में बताता है जो कि ठीक उनके सामने ही खड़ा हुआ था, और उन्हें गांव के अंदर चल रही इस पूजा को डिस्टर्ब करे बिना ही उस आदमी को पकड़ना था। अब उस समय नाग देवता एक महंत के बेटे रघुराम के शरीर में आए हुए थे, जो कि हर साल पीपल के पेड़ और मंदिर के पीछे गाड़े गए चांदी को खोद कर निकाला करते थे, और अभी भी वही करने जा रहे थे। तब हेमंत भी उस भगदड़ का फायदा उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले ही रघुराम ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जो कि उसको ये कहता है कि उसको जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा। और अब हेमंत को ये बात समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन तभी उसे बिमला का कॉल आता है, जो कि वैसे तो मार्केट में सब्जियां लेने गई थी, मगर जैसा कि उसे हेमंत के केस के बिजी होने के बारे में पता था, इसलिए वो गरिमा को देखने उसके घर भी आ गई, जहां पर गरिमा की हालत काफी खराब थी और आंख के इन्फेक्शन होने की वजह से उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत थी। अब ये बात सुनकर तो हेमंत काफी परेशान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसे गरिमा के पास जाना चाहिए या फिर उस आदमी को पकड़ना चाहिए। लेकिन हेमंत जो होता है वो उस आदमी के पास नहीं जा पाता कि इससे पहले ही वहां पर मौजूद रघुराम जमीन के नीचे मौजूद एक लाश का हाथ बाहर निकाल देता है, जिसको देखकर सब बहुत डर गए थे। और उस हाथ की सीधी हाथ की बीच की उंगली नहीं थी, जिसका मतलब कि वो लाश सच में सरजू की थी, जिसको देखने के बाद तो हेमंत और उसकी टीम के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हेमंत सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहां पर बिमला अब तक गरिमा और बच्चे को लेकर आ गई थी, जहां पर हेमंत के आने पर वो उसको समझाती है कि कहीं ना कहीं गरिमा के लिए हेमंत ही सबसे ज्यादा जरूरी है और इसलिए हेमंत को उसे ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं बिमला को ये बात भी पता थी कि हेमंत गरिमा से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन केस को ढीला छोड़ने से उसकी नौकरी चली जाती, इसलिए वो हेमंत से कहती है कि वो खुद कुछ समय के लिए हेमंत के घर का काम कर देगी, गरिमा के साथ उसके बेटे का भी ख्याल रखेगी। पर बस हेमंत को जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाना होगा। अब हेमंत इससे काफी खुश होता है, क्योंकि बिमला सच में उसका किसी बहन की तरह ध्यान रख रही थी। खैर अभी वो गरिमा से मिलता है, जहाँ पर गरिमा शुरुआत में थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, मगर वो हेमंत की ड्यूटी की प्रॉब्लम्स को समझ भी रही होती है और इसलिए वो भी बस उससे जल्दी से जल्दी केस को खत्म करने के लिए कहती है। और जैसा कि अब अगले दिन तक हेमंत को पता चला था कि
कि सरजू ने धर्मेंद्र से लड़ाई करके उसका सर फोड़ा था, और मैंने आपको सेकंड एपिसोड में बताया भी था। इसलिए वो उसके घर जाकर उससे जानने की कोशिश करता है कि कहीं उसने ही तो सरजू को नहीं मारा। तब सबसे पहले तो धर्मेंद्र हेमंत के छोटी जाति का होने की वजह से उससे सही से बात नहीं कर रहा होता, पर तभी वहां पर अंदर से सुधा आकर धर्मेंद्र और उसके बेटे को ही सरजू का कातिल बताने लगती है, और बताते हुए वो कपड़े धोने वाली बैंत से धर्मेंद्र के सर पर वार भी करने वाली थी। लेकिन तभी हेमंत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सुधा हेमंत को भी उल्टा सीधा बोलने लग गई थी, क्योंकि छोटी जाति का होने के बावजूद भी उसने सुधा को छुआ था। लेकिन एक मिनट, उसने अपने पति सरजू से शादी करी थी, वो भी छोटी जाति का था, तो फिर क्या हुआ? वहां तो पैसा था शायद से। एनीवेज, तब इतने में ही धर्मेंद्र का बेटा सुधा को मारते हुए अंदर जाने के लिए कहता है, जिससे गुस्से में आकर बलवंत धर्मेंद्र के बेटे को बुरी तरह से मारने लग गया था। जिस दौरान धर्मेंद्र के साथी भी हेमंत और उसके लोगों पर हमला करने वाले थे, मगर हेमंत अपनी गन निकालकर हेमंत और उसके बेटे दोनों को ही अरेस्ट करके बलवंत से सुधा का स्टेटमेंट लेने के लिए कहता है। अब इसके बाद स्टेशन जाकर बलवंत धर्मेंद्र और उसके बेटे को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए सरजू के बारे में पूछने लग गया था, जिसके बाद में वो सुधार सिंह को मंगवाता है, जिस पर मोतीलाल उसके पास आकर उसे धर्मेंद्र को ना मारने के लिए कहता है, क्योंकि मोतीलाल धर्मेंद्र को पहले से जानता था। लेकिन हेमंत जो होता है वो गुस्से में आकर उल्टा मोतीलाल को सुनाने लग गया था, जिसकी वजह से मोतीलाल साइड हो जाता है और बलवंत ने सुधार सिंह का उपयोग धर्मेंद्र के ऊपर करना चालू कर दिया था। मगर इसके बावजूद भी उनका यही कहना था कि उन लोगों ने सरजू को नहीं मारा, और अगर उसको मारना होता तो वो तभी मार देते जब वो सुधा को लेकर भाग गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बलवंत इस बात पर भरोसा नहीं करता, और आगे वो धर्मेंद्र को मारने ही वाला था कि उसका ऐसा करने से पहले ही धर्मेंद्र के कच्चे में ही टट्टी निकल जाती है, जिसको देखकर बलवंत और बाकी सब वहां से बाहर आ जाते हैं, और बलवंत बाहर मौजूद कैलाश से धर्मेंद्र को साफ करने के लिए कहता है। खैर, अभी हेमंत बिमला के पास जाकर उससे सरजू के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कहता है, और इतने में ही वहां पर दयानंद भी आ गया था, जो कि उसके बेटे का हालचाल पूछकर चंद्राकर वाले केस के बारे में पता करने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरी साइड से वो बड़े वकील संकेत ने भी सोने को ढूंढने के लिए उसको परेशान करके रखा हुआ था, और इसलिए अभी हेमंत अपने साथियों के साथ चंद्राकर के घर जाकर उससे पूछताछ करने लगता है, जहां चंद्राकर की अपाहिज बीवी उपासना और उसकी बेटी सावित्री भी मौजूद थी। तब उपासना के हिसाब से उनके घर से लगभग 25 लाख के गहने चोरी हुए थे, और अगर हेमंत उनको जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढता तो वो संकेत से कहकर उसकी वर्दी उतरवा देती। ये बात सुनकर हेमंत को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि असल में उसने बहुत ही मेहनत करके ये वर्दी हासिल करी थी, और छोटी जाति से हटकर उसने इतना बड़ा काम किया। ऑब्वियस सी बात है, गाँव के अंदर ये ऊंच नीच काफी करी जाती थी, तो उसने एक रिस्पेक्ट पाने के लिए ऐसा भी किया था। और हेमंत इसलिए भी गुस्सा कर रहा था कि आजकल जिसको देखो वही उसकी वर्दी उतरवाने की बात करता है, और ये चीज कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर मौजूद प्रेशर को भी दर्शाती है। खैर, अभी हेमंत उसको कुछ नहीं बोलता और वहां से सीधा स्टेशन वापस आने लगता है, जहां रास्ते में बिमला को लग रहा था कि कहीं सच में तो देवला गांव में हेमंत की मदद नाग देवता ने तो नहीं करी थी, जिन्होंने ही उसको सरजू की लाश तक पहुंचाया हो। पर हेमंत के हिसाब से तो ऐसा उनको बाद में ही पता चलने वाला था कि सच में क्या ये नाग देवता ने करा था या फिर महंत के बेटे रघुराम ने। खैर, अभी स्टेशन जाने पर वहां हेमंत को बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि शंभू के उस रात जंगल में पकड़े जाने के बाद से उसे पुलिस वाले बहुत मार रहे थे और उसको छोड़ा भी नहीं था, जिसकी वजह से उसे छुड़वाने के लिए गांव के लोग स्टेशन के बाहर नारे लगा रहे थे। तब हेमंत उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, और वो खुद भी थोड़ी देर में शंभू को छोड़ने ही वाला था, क्योंकि शायद उसको सच में खोए हुए सर के बारे में कुछ पता नहीं था। पर तभी पीछे से मोतीलाल उसके पीछे आकर घबराते हुए बताता है कि पिछले दिन मार की वजह से शायद से शंभू की मौत हो गई है। और ये सुनने के बाद तो हेमंत और ज्यादा परेशान हो गया था, पर अभी वो जैसे तैसे सभी गांव वालों को वहां से भेजता है और विजेंद्र और बलवंत के साथ जल्दी से रघु के पास जाता है। तब बलवंत को भी लग रहा था कि शायद शंभू नहीं रहा, लेकिन कुछ सोचते हुए बिज्जू सबसे पहले बीड़ी जलाता है और उसे शंभू को छुआ देता है, जिससे कि शंभू एक बार में ही उठ गया था। और वो अभी भी बस यही बोले जा रहा था कि उसे खोए हुए सर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और इससे बलवंत और हेमंत की जान में जान आती है, नहीं तो एक केस और होता, और वो उसको वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। खैर, अब इसके बाद हेमंत ने पूछताछ करने के लिए महंत और उसके बेटे रघुराम को बुला लिया था, जहां पर वो उससे जानने की कोशिश कर रहे थे कि सच में क्या उस दिन लाश नाग देवता ने ही निकाली थी, या फिर रघुराम ने नाग देवता का नाम लेकर खुद के किसी पाप को छुपाने की कोशिश करी थी। तब इस बात से रघुराम बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए हेमंत और बाकी सबके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब नाग देवता ने ही किया था और उनके कुल देवता की बेइज्जती करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसके साथ साथ उसने हेमंत को ये तक बोल दिया था कि वर्दी पहन लेने से इंसान की जाति नहीं बदल जाती, और ये सुनकर हेमंत का दिमाग खराब हो जाता है। उस समय बलवंत भी रघुराम को पीटने ही वाला था, मगर हेमंत उसको रोक देता है। उसका सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा था, और
अभी रघुराम सबको सरजू और गांव की लेडीज के रिश्तों के बारे में बताने लगता है और फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके वहां से जाने के बाद से हेमंत को अपनी नीची जाति की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, अफसोस हो रहा था, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जनावर द बीस्ट विद इन सीरीज के पहले 3 एपिसोड की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी और जल्दी ही थोड़ी देर में आपके पास में पार्ट 2 की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। सो मेक श्योर कि आप शाम में आकर या फिर कल सुबह तक चेक कर लेना ताकि आप जल्दी से इसका पार्ट 2 देख पाओ। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर अगर सब्सक्राइब करा हुआ है तो जल्दी से आप नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना। अगर आप यहाँ पर कस्टमाइज पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी, सारी वीडियोस आपके पास नहीं आ पाएंगी। तो जल्दी से मेक श्योर कि यू सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस। और कमेंट सेक्शन में जाकर 2 चीजें अवश्य करिएगा। सबसे पहले तो वीडियो को हाइप कर दीजिए और दूसरा एक बंगाली हॉरर सीरीज को देख लीजिए जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में ही दिख रहा होगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay